नमस्कार दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें आपको हर दिन दो क्लासेस मिला करती हैं। पहली क्लास आपको 8 PM पर मिला करती है, दूसरी क्लास आपको 9 PM पर मिला करती है। 8 PM वाली क्लास में हम फर्स्ट पेपर से कोई टॉपिक लेते हैं और 9 PM वाली क्लास में हम सेकेंड, थर्ड या फोर्थ पेपर से कोई टॉपिक लेते हैं। ये हमारी छठी क्लास है जिसमें हम देखेंगे एडम रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एडम रिपोर्ट आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आएगी अगर आप इसको रिलेट करके समझते हैं। तब देखो 1813 के आज्ञापत्र के बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू होता है। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति आती है 7 मार्च 1835 को, जिसमें यह निर्धारित हो गया कि भारत में शिक्षा व्यवस्था पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर चलेगी। अब शिक्षा नीति लागू करने के लिए भारत में किस जगह पर कैसी शैक्षिक प्रक्रिया है, इसके लिए सर्वेक्षण जरूरी था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम को सर्वेक्षण कार्य सौंपा। जो एडम रिपोर्ट है वो एक तरह के सर्वे है। अब एडम रिपोर्ट शुरू करने से पहले अगर हम सिंपली बात करें एडम की, तो एडम का पूरा नाम था विलियम एडम। विलियम एडम स्कॉटलैंड का निवासी था और ये शुरुआत में पाश्चात्यवादी समर्थक था, यानी कि इसका मानना था कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास पाश्चात्य संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति के आधार पर किया जाए। लेकिन भारत में आने के बाद ये राजा राम मोहन राय से मिला और इसने जो है संस्कृत और बंगाली भाषा का अध्ययन किया। इसके बाद ये प्राच्यवादी समर्थक बन गया। तो 1813 के आज्ञापत्र में शिक्षा के लिए निर्धारित 1 लाख रुपए की धनराशि कैसे और कहां खर्च की जाएगी, इसके लिए देश में शिक्षा की स्थिति जानना आवश्यक था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम को बंगाल एवं बिहार प्रांत की शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण कार्य सौंपा कि देश में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करो। उसके अनुसार जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उसी के आधार पर व्यय की जाए। एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया तथा 3 रिपोर्टें प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट आती है एडम की 1835 में, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आती है 1836 में और तीसरी रिपोर्ट आती है 1838 में। अब सबसे पहले एडम की प्रथम रिपोर्ट 1835। तो एडम की प्रथम रिपोर्ट में शिक्षा संबंधी आंकड़े संक्षिप्त रूप में वर्णित हैं और यह रिपोर्ट 3 मापदंडों, 3 मानकों पर आधारित है। पहला मानक है जनसंख्या के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की संख्या, दूसरा मानक है शिक्षा का स्वरूप और तीसरा मानक है शिक्षा संस्थाओं का विवरण। तो एक एक की हम बात करते हैं। जनसंख्या के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की संख्या, तो इसमें एडम ने क्या बताया कि बंगाल एवं बिहार में 400 व्यक्तियों पर एक पाठशाला थी। ठीक है, शैक्षिक स्थिति का सर्वेक्षण किया और ये बताया कि बंगाल एवं बिहार में 400 व्यक्तियों पर एक पाठशाला थी। सेकेंड है 400 बालकों की पाठशाला में केवल 63 बालक ही अध्ययनरत थे। बंगाल और बिहार में 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार 63 बालकों हेतु केवल एक देसी पाठशाला थी। इसके बाद दूसरा मानक आता है शिक्षा का स्वरूप। तो शिक्षा के स्वरूप के संदर्भ में क्या कहा है, शिक्षा का स्तर निम्न था। छात्रों का अवधि से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देना, छात्र जो है टाइम से पहले ही विद्यालय छोड़ देते थे। अक्षर ज्ञान के लिए रेत पर अभ्यास कराया जाता था, उसके बाद स्याही से लिखना सिखाया जाता था और आधुनिक उपकरणों और शिक्षण विधियों का अभाव था। इसके बाद तीसरा मानक है शिक्षा संस्थाओं का विवरण, शिक्षा संस्थाओं का वितरण। ठीक है, तो बंगाल प्रांत में उच्च विद्यालय खोले गए थे जिनमें एडम ने बताया कि शिक्षा संस्थाओं का वितरण कैसा था। तो बंगाल प्रांत में उच्च विद्यालय खोले गए थे जिनमें भारतीयों को शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया जाता था तथा निम्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। एक संस्था वह थी जिसमें काव्य एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी तथा दूसरी संस्था वह थी जिसमें कानून, नियम तथा काव्य पढ़ाया जाता था। तीसरी संस्था में न्याय तथा साहित्य का शिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट है एडम की द्वितीय रिपोर्ट 1836। तो एडम की दूसरी रिपोर्ट आती है 23 दिसंबर 1836 को। एडम की दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1836 को तैयार हुई। इस रिपोर्ट में उसने राजशाही जिले के नाटौर थाने का बारीकी से सर्वेक्षण किया और निम्न तथ्य प्रस्तुत किए। दूसरी रिपोर्ट में उसने क्या क्या बताया कि मुस्लिम पाठशालाओं में अरबी, फारसी तथा बंगाली पढ़ाई जाती थी। मुस्लिम विद्यालयों की संख्या 17 थी, उनमें से 4 में फारसी पढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट है हिंदू प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 11 थी जिनमें 192 छात्र पढ़ते थे। इसके बाद 238 गांवों में से 1588 परिवार ही ऐसे थे जो बच्चों को घर पर ही शिक्षा देते थे। शिक्षा के संबंध में उसने आंकड़े प्रस्तुत किए दूसरी रिपोर्ट में। स्त्री शिक्षा की पूर्णतया अनदेखी की जाती थी। अध्यापकों का औसत मासिक वेतन 5 रुपए था। नेक्स्ट है 7th कि प्राथमिक पाठशालाओं में पहले 10 दिन में वर्णमाला सिखाई जाती थी, फिर 2 से 4 वर्ष तक ताड़ के पत्तों पर लिखना, पढ़ना, गुणा, भाग आदि सिखाया जाता था। लास्ट है इन शालाओं में हस्तलिखित पुस्तकों का चलन नहीं था। ठीक है, ताड़ के पत्तों पर
लिखना पढ़ना सिखाया जाता था और हस्तलिखित पुस्तकों का चलन नहीं था। इसके बाद आती है एडम की तृतीय रिपोर्ट 1838। तो एडम की तीसरी रिपोर्ट पिछली दोनों रिपोर्टों से अधिक महत्वपूर्ण थी और ये रिपोर्ट दो भागों में विभाजित थी। प्रथम भाग में बंगाल के 5 जिलों मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्धमान, दक्षिण बिहार और तिरहुत का वर्णन था। 5 जिलों के शिक्षा संबंधी आंकड़े दिए गए थे तथा द्वितीय भाग में एडम ने अपने सुझाव दिए। सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निम्न है। ठीक है, तृतीय रिपोर्ट के सर्वेक्षण बिंदु निम्न है। पहला पॉइंट क्या है कि अंग्रेजी भाषा तथा शिक्षा संबंधी नीति व विचारों ने देसी भाषा के शिक्षण का महत्व बिल्कुल गिरा दिया है, क्योंकि 7 मार्च 1835 को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति आ गई थी, जिसमें ये जो निर्धारित हो गया था कि भारत में शिक्षा प्रक्रिया पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर चलेगी। नेक्स्ट है, शिक्षकों की औसत आयु लगभग 40 वर्ष थी। छात्र लगभग 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश लेते थे और 16 से 17 वर्ष की आयु में विद्यालय छोड़ देते थे। फोर्थ है, विद्यालय के पास आय के निश्चित साधन नहीं थे। कुछ स्थानों पर प्रौढ़ शिक्षा के साधन भी उपलब्ध थे। स्त्री शिक्षा को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। अब एडम ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर कुछ सुझाव भी दिए होंगे। शिक्षा नीति संबंधी एडम के सुझाव, एडम्स रिकमेंडेशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। तो एडम एक प्राच्यवादी समर्थक था, पहले ही हम बात कर चुके। शुरुआत में तो वो पाश्चात्यवादी समर्थक था, लेकिन राजा राममोहन राय से मिलने के बाद इसने बंगाली और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। इसके बाद ये प्राच्यवादी समर्थक बन गया। तो एडम एक प्राच्यवादी समर्थक था। एडम ने संस्कृत व बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था। उसके अनुसार भारत में जन शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, इसीलिए इसने जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, छनाई का सिद्धांत था, इसको बंद करने का सुझाव दिया। तो एडम एक प्राच्यवादी समर्थक था। एडम ने संस्कृत व बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था। उसके अनुसार भारत में जन शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था वहां की भाषाओं के माध्यम से ही की जा सकती है, यानी कि भारत में शिक्षा व्यवस्था भारत की संस्कृति के आधार पर। इसीलिए एडम एक प्राच्यवादी समर्थक है। तो एडम के सुझाव निम्न है। पहला सुझाव क्या है कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए। नेक्स्ट है, जन शिक्षा विरोधी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, निस्पंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी को समाप्त किया जाए, उसको लागू ना किया जाए। इसके बाद अगला सुझाव क्या था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः ये कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यहां पर कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बाद शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उचित व्यवस्था की जाए। जब भी हम एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो टीचर ट्रेनिंग जरूरी होती है। ठीक है, शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। अब एडम रिपोर्ट का मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखते हैं गुण। पहला गुण क्या है कि जन शिक्षा पर जोर। ठीक है, इसने छनाई के सिद्धांत को समाप्त करने का सुझाव दिया। छनाई का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षा समाज के केवल उच्च वर्ग को दी जाए, लेकिन एडम ने सुझाव दिया कि जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है इसको समाप्त कर दिया जाए और जन शिक्षा पर, जन जन की शिक्षा पर जोर दिया जाए। दूसरा गुण क्या है कि छनाई के सिद्धांत का विरोध। ठीक है, वही बात है कि जन शिक्षा पर जोर और छनाई का सिद्धांत का विरोध एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं या आप इसको 2 पॉइंट में बांट सकते हैं। इसके बाद स्त्री शिक्षा का स्पष्ट स्वरूप दिखाना। ठीक, तो इसमें एडम ने क्या बताया कि स्त्री शिक्षा को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, अगर आप गांव से आए तो आप इस बात को फील भी कर सकते हैं कि गांव में बहुत सारी जगह स्त्री शिक्षा को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि गांव में लोगों का मानना है कि स्त्रियों को पढ़ाकर क्या करना है, फाइनली तो इन्हें खाना ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद अगला गुण क्या है कि शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर। ठीक है, जब भी हम एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो टीचर की ट्रेनिंग जरूरी होती है, तो ये भी एक इसका गुण हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज उपयोगी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो समाज के लिए उपयोगी हो। तो एडम ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां पर कृषि आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो एडम ने समाज उपयोगी शिक्षा पर बल दिया। अब इसके बाद देखते हैं एडम रिपोर्ट के दोष। तो सबसे पहला दोष क्या है, जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि एडम ने बंगाल तथा बिहार दोनों प्रांतों के संपूर्ण क्षेत्र की शिक्षा का पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया, फिर उसने अपनी कैसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित ना करना। एडम ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम को निश्चित नहीं किया था, इसलिए ये इसका एक दोष है। इसके बाद थर्ड है शिक्षा योजना में ग्रामीण स्कूलों को भूमि देने की बात कही गई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये भूमि देगा कौन। ठीक है, तो ये भी एक इसका दोष है। तो इसी नोट पर ये आपकी एडम रिपोर्ट समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।